नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। कुछ सवाल और कुछ विचारों के साथ मैं आपसे पुनः मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है, पहले से ही भारत चीन और नेपाल के मुद्दे पर परेशानी झेल रहा है। ये बात अलग है कि 19 जून के प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना चीफ ऑफ डिफेंस, सब हालांकि झूठे साबित हो गए हैं। अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने आई ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित मीडिया जिस तरह इस गंभीर, संवेदनशील, राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह अपने विचारों को प्रकट उकसाने वाला जो माहौल देश के अंदर पैदा कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स को परमवीर चक्र दे देना चाहिए, नहीं तो इन चैनल्स को ये सीमा पर अपॉइंट कर देना चाहिए। देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए एक कठिन वक्त है, एक कठिन दौर है। प्रधानमंत्री जी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। बजाय उनके बयान को मैंड्रिन में ट्रांसलेट करके चाइनीज मीडिया ने उसको, जितना वो भारत की मीडिया का आंख का तारा है, उससे ज्यादा वो चाइना की मीडिया की आंख का तारा हो गए कि गलवान वैली हमारा है ही नहीं, कुछ हमारा, बजाय उसको जस्टिफाई करने, जबकि पीएमओ ने भी उस स्टेटमेंट को बाद में रेक्टिफाई किया। मीडिया का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये भारत को और भारत की जनता को किस मुकाम पे ले जाकर छोड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह दें कि वह चंद्रमा है, तो अलग अलग एंगल से चंद्रमा दिखाएंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध से है, ये उत्तरी से है, ये ऊपर से है, ये 27 कलाएं हैं, लेकिन यह पूछने का साहस नहीं है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, रात्रि चंद्रमा से रहित है, चंद्रमा कहां से आएगा। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो मीडिया चंद्रमा उत्पन्न कर देगी, भले ही नवग्रह के पार उसको जाना पड़े। तो एक, हालांकि ये मीडिया का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ना, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबल्स, जो बाकायदा प्लांट करता था, मॉकरी शोज हों या मूवीज हों। और मोदी जी भी तो बहुत इस, चाहे वो रेडियो का उपयोग हो, चाहे संचार साधनों का दुरुपयोग हो, तो भाजपा समर्थित मीडिया है, वो पेड वर्जन है या नॉन पेड वर्जन है, लेकिन ये देश को किस ओर लेके जा रहा है, ये एक बात तो जरूर विचार करना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारा इस वक्त जरूरत थी एक निर्णायक रणनीति की, एक परिपक्व कूटनीति की, लेकिन चूंकि मोदी जी 6 बरसों से पूरी सिस्टम को अकेले ही संभाल रखा है, उनकी जो दोस्ती है अमेरिका के साथ, जो उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, जो उन्होंने आपस में एक उनकी हॉस्पिटैलिटी में जमीन और आसमान को एक कर दिया, बदले में वो 21,000 करोड़ का व्यापार भी ले गए, हमारे देश को कोरोना भी दे गए, उनके लिए स्टेडियम बना, उनके लिए 22 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई, आंख दिखा के और रिटेलिटेट की धमकी देकर हाइड्रोक्लोरोक्विक दवाई भी ले गए, और अब उन्होंने H1B वीजा पर भी रोक लगा दिया। जो IIT और NIT में अपने बच्चों को भेजकर एक डायरेक्टली सीधा जॉब की और सिलिकॉन वैली का जो सपना लोग देखते थे, उनके सपनों पर यह तुषारापात है। वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके क्या मायने हैं। तो जो इतनी हॉस्पिटैलिटी और जो इतना प्रधानमंत्री जी ने, देखिए अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका तो सबका डैडी है, उसकी शुरू से ऐसी ही पॉलिसी रही है, 2 देशों को मिलाना, फिर उनसे दोस्ती करना, फिर उनमें लड़ाई करवाना। वो वेपन्स का सप्लायर रहा है। आप चाहे देखें क्यूबा को उसने कितनी बार इन्वेड किया, वो तो USSR का सपोर्ट था, बल्कि खैर वो पुरानी बात है। आप देखिए इराक के केस में क्या हुआ, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने ही खड़ा किया, अमेरिका के ही 100% फंड के सपोर्ट से ही केमिकल वेपन की इंडस्ट्री थी, जिसके कंटेंशन सेंटर्स में हजारों लाखों लोग मारे गए। अमेरिका के सपोर्ट से इराक खड़ा हुआ। जब इराक ने अपने फॉरेन डेलीगेशंस को USSR भेजना शुरू कर दिया तो अमेरिका को एतराज होने लगा। जब उसने ईरान को इन्वेड किया तो इसने UN से प्रतिबंधित किया और तमाम अपनी कंट्रीज की हिट लिस्ट में डाल दिया। फिर जब उसने कुवैत को इन्वेड किया तो फिर बंकर में मिले सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन भी, एक चीज कॉमन है मोदी जी के साथ, वो भी टीवी शोज पर अपने को अरब को लिबरल करने के लिए मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे। वो भी नए भारत के तर्ज पे मॉडर्न इराक बना रहे थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें, स्कूल्स, मस्जिदें बहुत बनाया था उन्होंने। और आखिर क्या किया था, डेमोक्रेसी पे ऐसे लोग धब्बे की तरह होते हैं। लीबिया में गद्दाफी ने सेम चीजें थी, अमेरिका ने इसको
पहले मुसोलिनी ने इटली ने उसको कवर अप किया, डोमिनेट किया लीबिया को। बाद में 42 साल गद्दाफी रहा, डेमोक्रेसी के टुकड़े टुकड़े बांटे उसने। तो कैसी फॉरेन पॉलिसी है, क्या डिफेंस की नीति है, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स के बयान झूठे साबित हो जाते हैं और कोई प्रकटीकरण भी नहीं है। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि उसके बाद जेपी नड्डा जी बजाय सवाल करने के कहते हैं कि मोदी जी मनुष्यों के नहीं देवताओं के भी नेता हैं। तो भारतवर्ष पे दया कीजिए, देव गंधर्व यक्ष जीव जंतु समस्त आपको पुकार रहे हैं, कृपया बैकुंठ की ओर हिमालय की ओर प्रस्थान करें। भारतवासियों पर दया कीजिए। 17 बार पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। 2014 के कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में और 2020 के $40 प्रति बैरल बराबर है। फिर 6 साल में 17,000 करोड़ का मुनाफाखोरी कहेंगे, मुनाफा नहीं। अब जबकि देश कोरोना से जूझ रहा है, इस पैंडेमिक के स्टेट में इस बार बार पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर सीधा सीधा मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। ई रिक्शा चलाने वाले, ऑटो इंडस्ट्री, सीधा सीधा किसान, और बजाय उनको किसी भी तरह की मदद देने के, ना तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, ना तो एमएसएमईज को कोई नकद सहायता दिया। जो लोग 12.5 करोड़ अपना रोजगार खो चुके हैं, अब वो चाइना को डिस्कस करें, पाकिस्तान को डिस्कस करें, नेपाल बॉर्डर को डिस्कस करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट की जो ये यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के उल्लंघन वाली नई कूटनीतिक बवाल सामने खड़ा हुआ है, इसको डिस्कस करें। देश और देश के महान नेता ने, मोदी जी ने देश को ऐसे हालात में खड़ा कर दिया है, अपरिपक्व उनकी बयानबाजी और उनके बड़बोलेपन में भारत अंतर और बाहर ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी है। दिल्ली और बंबई से भी बुरे हालात उत्तर प्रदेश के आगरा के हैं। 79 पेशेंट एडमिट होते हैं, 48 घंटे में 28 मर जाते हैं। और अगर कोई कुछ खबर, अगर प्रधानमंत्री के सांसद ग्राम योजना पे किसी ने कोई रिपोर्ट कर दिया है तो फिर उस पर एफआईआर पक्की है। अभी तक सरकार या कोई सरकार का प्रतिनिधि ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि चाइना ने जिस भूमि पर कब्जा किया और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, वो धरती भारत की थी या वो चीनी सेना में अतिक्रमण कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारत को उल्टा घुसपैठिया घोषित कर दिया है। तो ऐसे हालात में बजाय स्वयं को स्थिर करने के, 6 वर्षों से बस एक ही बात है, विपक्ष झूठ बोलता है, विपक्ष को बदनाम कर दिया है। 70 वर्षों में जो हमने अखंड एक अपनी शांतिपूर्ण छवि को जो अर्जित किया था, जो हमने एक व्यवस्था को खड़ा किया था, देखिए करप्शन को पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया है। चाहे वो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फॉर्म में देखें और चाहे लगातार, चाहे वो डीएचएफएल हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पशुधन घोटाला हो, चाहे वो आईसीएमआर मार्केट घोटाला हो, चाहे वो नए वाले वेंटिलेटर्स का घोटाला हो, चाहे वो टेस्टिंग किट्स का घोटाला हो, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसमें संलिप्तता, लगातार मीडिया, जो अल्टरनेट मीडिया है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है और जो मेन मीडिया है उसने सप्रेस कर दिया है पूरी सिचुएशंस को। देश के अंदर स्टारवेशन के हालात हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, जो नौकरियां अपनी गंवा चुके हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस, कितना डिफरेंस है भाई। 85 करोड़ आदमी, लगभग 2/3 आबादी गांवों में रहती है, क्या वो जूम ऐप पे पढ़ेगी? तो सरकार किसी भी विषय को सॉल्व नहीं कर पा रही है, बस उसको उलझाती जा रही है, उसको उलझाती जा रही है, उसको उलझाती जा रही है। कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। और उसमें 35 रुपए लीटर बाबा रामदेव तेल देने वाले थे 2014 में, अब ना उनको काला धन दिखाई देता है, ना वो उनको 20 लाख करोड़ का हिसाब किताब। कोरोना की दवा खोज के लाए आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने बाधित कर दिया, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करते हैं। तो देखिए सरकार देखिए अंबानी टॉप 10 रिच लोगों में शामिल हुए, बहुत खुशी की बात है, उन्हें हार्दिक बधाई। लेकिन जो विसंगति आर्थिक रूप से हिंदुस्तान के लोग झेल रहे हैं, उन हिंदुस्तान के युवाओं के सपनों का क्या, जिनको H1 वीजा, अब प्रधानमंत्री जी से कौन पूछे कि आपकी यात्राओं का और उन हजारों करोड़ रुपयों के वेस्टेज का क्या मायने है, क्या फॉरेन पॉलिसी आपने की, और देश में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, आपने उनकी सहायता क्यों नहीं ली? देश सीधा सीधा तानाशाही की ओर जा रहा है, व्यवस्था लगातार डैमेज की जा रही है बराबर, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो कोई तो है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो चीजों को बाहर नहीं आने दे रहा है। कुछ बेहतर होगा तो बिल्कुल कहा जाएगा। सफूरा जरगर की रिहाई के लिए मैं दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद एक महिला होने के नाते व्यक्त करती हूँ। और उद्धव ठाकरे जी ने जो 5,000 करोड़ के चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किए हैं, अलग अलग व्यापार के संबंधों को, उसको भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। छोटे छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने से
देश बेहतर होगा। सभी दलों को साथ लेके चलने से, सभी देशवासियों को, देश में तो कम्युनल क्लैशेस पैदा कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना का उद्घाटन किया। क्या वो बताएंगे कि पश्चिम बंगाल को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया? वो चौथा ऐसा राज्य है जहां के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? केरला ने सबसे अच्छी तरह कोरोना का सामना किया, फिर भी वो ब्याज पे पैसे लेके चल रहा है। केरला में फ्लड्स आई, उसको 102 करोड़ रुपए का बिल भेजा गया इंडियन एयरफोर्स के विमानों को इस्तेमाल करने के लिए। क्या केरला के लोग भारत का हिस्सा नहीं है? राज्यों के साथ केंद्र सरकार का जो खराब तालमेल है, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने राज्यों को पंगु कर दिया। वन टैक्स वन नेशन लागू करके उनके रेवेन्यूज पे तो हक जमा लिया और उन्हें होल्ड कर लिया। अगर कोरोना से देश नहीं लड़ पा रहा है तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए सीधे सीधे उत्तरदायी हैं। उनकी खराब पॉलिसी के चलते राज्य सरकारों के साथ उनका तालमेल ना होने के कारण उनकी एक तरफ, वो हमेशा आनन फानन में फैसले लेते हैं, ऊल जलूल फैसले लेते हैं, बेतुके फैसले लेते हैं, और अपने फैसलों के चलते कम से कम 100 करोड़ लोगों को, क्योंकि 25 करोड़ हम छोड़ दें कि वो चलिए मशीनरी है, वो बहुत प्रबुद्ध हैं, वो बहुत अच्छे वेल ऑफ हैं, 100 करोड़ लोगों के जीवन को बार बार संकट में डाल देते हैं। हर मुद्दे पर आप फ्लॉप हैं, किसी भी मुद्दे पर आपका नेतृत्व सक्षम नहीं है। अगर उग्रता और आक्रामकता बढ़ाने से ही आपको भारत माता का शीश झुकाने में आनंद आता है तो करते रहिए, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएगा। और आप लोगों से भी मैं अपील करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आवाज नहीं आ रही है, बटन नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं आज बिना बताए लाइव हूँ। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि रिव्यू सेक्शन में कोई कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि मास रिपोर्टिंग करते हैं पेज की, उसकी वजह से पेज ब्लॉक होने लगता है। 2 बार ब्लॉक भी हो चुका है। तो अगर आप रिव्यू सेक्शन में लिख देंगे तो पेज को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। दूसरा मैं अपील करना चाहती हूँ, देखिए मान लीजिए कि 99% लोग हमारे खिलाफ हैं, वो बात को नहीं समझते। उन्हें हैंगओवर का 1 डोज शाम के डिबेट में और 1 डोज सुबह के डिबेट में, तो ठीक है, पीपल आर इनोसेंट, आई अंडरस्टैंड। हमारे वहाँ शिक्षा का क्या स्तर है और लोग कितना जागरूक हैं, लोग अपनी जीविका कमाने पर ध्यान दें या देश की पॉलिसीज को रिव्यू करने पे, इट्स वेरी, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आपसे अनुरोध है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुखर रहें। अगर आपके जिला, ब्लॉक, तहसील, इर्द गिर्द कोई घटना ऐसी होती है, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, अभी देखिए कानपुर के शेल्टर होम की घटना, बात बात पे क्लैरॉन क्या कॉल देने वाली स्मृति ईरानी जी के मुंह में दही जम जाता है। वो सारे लोग जो बहुत कंसर्न्ड हैं, 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित हैं, 2 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, देवरिया मुजफ्फरनगर शेल्टर होम, आपने देखा पूर्व में भी ऐसा हुआ है। लेकिन सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। सरकार भाई देशवासियों से देश है। जब आप आवाज लगाते हैं 130 करोड़ मेरे भारतवासी, और आप साथ साथ उन्हीं को चूना लगाते हैं, उन्हीं पर टैक्स का बर्डन देते हैं, उन्हीं के लिए प्राइसेस बढ़ाते हैं, उन्हीं को भोजन नहीं देते हैं, उन्हीं के लिए जॉब्स नहीं क्रिएट होने देते हैं, उन्हीं को डायरेक्ट हेल्प नहीं देते हैं, तो इतना भी अत्याचार ठीक नहीं है। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली स्पीक अप, इश्यूज से जुड़िए, फेक न्यूज से दूरी बनाइए, देश की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद, फिर बात हो।